नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर्स कंप्यूटर साइंस के देखेंगे, समरी देखेंगे बेसिकली, जो कि आपके 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसमें बेसिकली सी प्लस प्लस के चैप्टर्स को शामिल किया गया है, क्योंकि सी प्लस प्लस से ज़्यादा क्वेश्चन आता है आपका 30 मार्क्स का। तो कम से कम मान के चलिए कि लगभग 10 मार्क्स का जो है ना, 70 में लगभग 10 मार्क्स का जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो सकता है 1 या 2 मार्क्स के लिए, वो इन दिए गए समरी से हो सकता है। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं, काफी फास्ट हम लोग बढ़ेंगे। यूनिट सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं। आपको टोकन मालूम होना चाहिए। टोकन क्या होता है? द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन। ठीक है, ये एमसीक्यू में भी पूछा है और 1 मार्क्स में भी कई बार पूछा है। सी प्लस प्लस में 5 प्रकार का टोकन होता है: कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लेटर्स, पंक्चुएटर्स और ऑपरेटर्स। अगला है फंडामेंटल डेटा टाइप। किसे कहते हैं? इसके बारे में कहा गया है कि ये वो डेटा टाइप्स होता है दैट आर नॉट कंपोज्ड ऑफ अदर डेटा टाइप। जो दूसरे डेटा टाइप से मिलकर ना बने उसे हम लोग फंडामेंटल डेटा टाइप कहते हैं। सी प्लस प्लस में 5 फंडामेंटल डेटा टाइप होता है: कैर, इंट, फ्लोट, डबल और वॉइड। अगला है व्हाट इज स्कोप। स्कोप क्या होता है? स्कोप वो हिस्सा होता है प्रोग्राम का, वो हिस्सा होता है, वो रीजन होता है, ठीक है, विद इन विच अ वेरिएबल फंक्शन इज एक्सेसिबल और यूजेबल इज नॉन एज इट्स स्कोप। प्रोग्राम का वो हिस्सा, प्रोग्राम का वो पार्ट जहां पर कोई वेरिएबल को या किसी फंक्शन को आप एक्सेस कर पाते हो, वो उस वेरिएबल या फंक्शन का स्कोप कहलाता है। अगला है व्हाट इज प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग पैराडाइम या पैराडाइम, इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम। हर प्रोग्रामिंग का अपना एक प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो ये जो है प्रिंसिपल को बताता है। प्रोग्रामिंग पैराडाइम जो है वो प्रिंसिपल को बताता है। इट इज एन अप्रोच टू अ प्रोग्रामिंग। अगला है व्हाट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन रेफर टू द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल और एक्सप्लेनेशन। एब्स्ट्रैक्शन वो उस चीज को रेफर करता है जिसमें हम लोग एसेंशियल चीजों को सामने रखते हैं, और जो गैर जरूरी चीजें होती हैं, जैसे कोई बैकग्राउंड में कोई चीज चल रहा होता है, उसको हम लोग हाइड करके रखते हैं। इसको डाटा एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। ये सारे प्रश्न जो है 1 या 2 मार्क्स के लिए ही आप पढ़िएगा, ठीक है। अगला है व्हाट इज इनकैप्सुलेशन। ठीक है, ये क्वेश्चंस कई बार आए आपके एग्जाम में। द रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड एसोसिएटेड फंक्शंस इनटू अ सिंगल यूनिट इज नोन एज इनकैप्सुलेशन। डेटा और उससे जुड़े हुए फंक्शन को आपस में रैप करना, रैप करके एक सिंगल यूनिट बनाते हैं जिसको कि हम क्लास कहते हैं। तो इस काम को हम लोग इनकैप्सुलेशन कहते हैं। इनकैप्सुलेशन जो है वो डेटा एब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करता है। इनकैप्सुलेशन इम्प्लीमेंट्स डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अगला है आपका व्हाट इज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। ये भी कई बार नहीं, एक बार एग्जाम में पूछा है। इन प्रोसीजर प्रोग्रामिंग पैराडाइम द एम्फेसिस इज ऑन डूइंग थिंग। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारा मेन फोकस होता है चीजों को करने से, कि किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए। द प्रोसीजर और द एल्गोरिदम। ठीक है, प्रोसीजर को हम लोग एल्गोरिदम भी बोलते हैं, तो हमारा फोकस एल्गोरिदम पर होता है। द डेटा टेक्स द बैक सीट इन प्रोसीजर प्रोग्रामिंग पैराडाइम। प्रोसीजर प्रोग्रामिंग पैराडाइम में जो डेटा होता है वो सेकेंडरी होता है, ठीक है। ऑल्सो दिस पैराडाइम डज नॉट मॉडल रियल वर्ल्ड वेरी वेल। ठीक है, ये रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से मॉडल नहीं कर पाता है। सेकंड है व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। देखिए एक साल क्या हुआ था ना, कि इन दोनों में डिफरेंसेस पूछा था। एक साल पूछा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, एक साल पूछा था प्रोसीजर प्रोग्रामिंग क्या होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड देखिए क्या है। द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम मॉडल्स द रियल वर्ल्ड वेल। यहाँ पर बोल रहा है कि अच्छे तरीके से रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को मॉडल नहीं कर पाता है, जबकि ये रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से मॉडल कर पाता है। कौन? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओवरकम्स द शॉर्टकमिंग ऑफ प्रोसीजर पैराडाइम। प्रोसीजर पैराडाइम में जो भी कमी था उसको दूर किया था आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इट व्यूज अ प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में हम लोग प्रॉब्लम को ऑब्जेक्ट के टर्म में देखते हैं। एंड दस इम्फेसाइज ऑन बोथ प्रोसीजर एज वेल एज डेटा। तो यहाँ पर हमारा जो है फोकस जो है प्रोसीजर के साथ साथ डेटा पर भी रहता है, ठीक है। ये नहीं कि हम केवल प्रोसीजर पे ही केवल ध्यान देते हैं। किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मुझे क्या प्रोसीजर करना है, क्या काम करना है, केवल हम उस पर ही ध्यान नहीं देते हैं, हम साथ साथ डेटा पे भी ध्यान देते हैं। जबकि प्रोसीजर पैराडाइम में क्या होता था कि हम प्रोसीजर पर मेरा मुख्य फोकस होता था। अगला है व्हाट इज डिराइव्ड डेटा टाइप। ठीक है, दीज आर द डेटा टाइप दैट आर कंपोज्ड ऑफ अदर डेटा टाइप। एक ऐसा डेटा टाइप जो दूसरे डेटा टाइप से मिलकर बना हो उसे हम लोग डिराइव्ड डेटा टाइप कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका है क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन। अगला है लूप के संबंध में। एंट्री कंट्रोल लूप किसे कहा जाता है? कहता है द लूप इन विच द कंडीशन इज टेस्टेड बिफोर एंटरिंग इनटू द लूप। ऐसा लूप जिसमें कि हम लोग लूप में एंटर करने से पहले, यानी लूप के बॉडी को चलाने से पहले हम लोग कंडीशन को चेक करते हो, इसे हम लोग एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं। और कहता है कि इन सी प्लस प्लस फोर एंड वाइल लूप आर एंट्री कंट्रोल लूप। फोर और वाइल लूप जो है वो एंट्री कंट्रोल कंट्रोल लूप कहलाता है। सेकंड है मतलब अगला है एग्जिट कंट्रोल लूप।
यहाँ पर कह रहा है कि द लूप इन विच द कंडीशन इज टेस्टेड बिफोर एंटरिंग इनटू लूप, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, द लूप इन विच द कंडीशन इज टेस्टेड बिफोर एंटरिंग इनटू द लूप, यानी कि हम लूप में एक बार एंटर कर जाते हैं, यानी एक बार हम लूप के बॉडी को एग्जीक्यूट कर लेते हैं और उसके बाद हम कंडीशन को चेक करते हैं, है ना। तो इन सी प्लस प्लस फोर एंड वाइल लूप आर एंट्री कंट्रोल लूप। यहाँ पर देखिए होना क्या चाहिए था ना, ये इस वाले लाइन को प्रिंट कर दिया, यहाँ पर होना ये चाहिए था कि आपका जो, इसको मैं यहाँ पर इरेज कर रहा हूँ, इरेज नहीं मतलब डिलीट करके बता रहा हूँ, कि जो आपका डू वाइल लूप होता है, जो आपका, सुधार लीजिएगा, जो आपका डू वाइल लूप होता है वो किस प्रकार का लूप होता है, वो आपका होता है एग्जिट कंट्रोल्ड लूप, ठीक है, यहाँ मिसप्रिंट हुआ है। अगला है व्हाट इज फंक्शन प्रोटोटाइप, ठीक है, फंक्शन चैप्टर से संबंधित है। अ फंक्शन प्रोटोटाइप इज ए डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का डिक्लेरेशन होता है हमारा फंक्शन का प्रोटोटाइप। दैट टेल्स द प्रोग्राम, जो प्रोग्राम को ये बताता है अबाउट द टाइप ऑफ वैल्यू रिटर्न्ड बाय द फंक्शन, कि फंक्शन किस प्रकार का वैल्यू रिटर्न करेगा, एंड नंबर एंड टाइप्स ऑफ ईच आर्गुमेंट, और फंक्शन कितने आर्गुमेंट लेंगे, है ना, नंबर मतलब कितने आर्गुमेंट लेंगे, और आर्गुमेंट का टाइप क्या होगा, ये सारा जानकारी देने वाला जो फंक्शन का जो डिक्लेरेशन होता है उसको ही हम लोग फंक्शन का प्रोटोटाइप बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज एरे, ठीक है, एरे भी पूछा है कई बार एग्जाम में। एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ द सेम टाइप दैट रेफरेंस्ड बाय अ कॉमन नेम। एरे जो होता है वो कलेक्शन ऑफ वेरिएबल होता है, या कहीं कहीं हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होता है, जिसको कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होता है और ये सारे वैल्यूज सेम टाइप के होते हैं, और आप उसको एक कॉमन नाम देते हैं, ठीक है, तो एरे का आप नाम देते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज बेस टाइप, बेस टाइप के बारे में कहा गया है कि द डेटा टाइप ऑफ एरे एलिमेंट इज नॉन एज द बेस टाइप ऑफ द एरे, ठीक है। देखिए बेस एड्रेस एक अलग चीज होता है, बेस टाइप एक अलग चीज होता है। बेस टाइप कहलाता है क्या, आपके एरे का जो डेटा टाइप है, अगर मान लीजिए आपके एरे का डेटा टाइप इंट है, अगर आपके एरे का डेटा टाइप इंट है तो इंट उसका बेस टाइप कहलाएगा। लेकिन अगर आपके एरे का डेटा टाइप कैर है, मतलब आपने एक कैरेक्टर एरे बनाया है, तो वहां पर आपके उस एरे का बेस टाइप क्या कहलाएगा, कैर कहलाएगा। अगला प्रश्न व्हाट इज कीवर्ड, ये भी इससे संबंधित क्वेश्चंस भी कई बार एमसीक्यू में भी आया है और 1 मार्क्स में भी आया है, कि कीवर्ड्स आर द वर्ड्स दैट कन्वे अ स्पेशल मीनिंग टू लैंग्वेज कंपाइलर। कीवर्ड जो होता है वो एक वर्ड होता है, एक खास वर्ड होता है, आप स्पेशल वर्ड भी लिख सकते हैं, कि स्पेशल वर्ड होता है जो खास मीनिंग जो है को व्यक्त करता है, ठीक है, जैसे कि इंट है, फ्लोट है, कैर है ना, खास इसका मीनिंग होता है और खास जगहों पर ही आप इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर आर द यूजर डिफाइंड या यूजर स्पेसिफाइड नेम, यूजर के द्वारा दिया गया नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर बोलते हैं, जो कि आप किसको देते हैं, गिवन टू द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ प्रोग्राम सच एज वेरिएबल और यूजर डिफाइंड फंक्शन। जैसे आप वेरिएबल बनाते हैं ना, या फिर आप यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं तो आप वेरिएबल का नाम देते हैं अपनी मर्जी से, या यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं तो उसमें भी आप लोग अपनी मर्जी से कोई नाम देते हैं, फंक्शन का नाम देते हैं। तो आप अपनी मर्जी से, यानी यूजर अपनी मर्जी से जो नाम देता है उसे ही हम लोग आइडेंटिफायर कहते हैं। आगे बताया गया है एन आइडेंटिफायर इज ए आर्बिट्ररी लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ लेटर्स। आइडेंटिफायर जो होता है वो लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ लेटर्स होता है। लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ लेटर्स का मतलब क्या हो गया, जैसे अगर हम लोग बोले कि मैंने सैलरी नाम का वेरिएबल बनाया, अगर मैंने यहाँ पर सैलरी नाम का वेरिएबल बनाया तो आप क्या देख रहे हैं, ये लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ क्या है, लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ लेटर्स है। इसमें हम डिजिट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी नाम लिखने में हम डिजिट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और लेटर के रूप में हम अंडरस्कोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे है व्हाट इज लिटरल्स, लिटरल्स आर डेटा आइटम दैट नेवर चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम रन। कई बार आप एमसीक्यू में पढ़े भी होंगे, है ना, यही डिफिनेशन लिखता है, मिलता है आपको लिटरल का। लिटर्स कैन बी वन ऑफ दिस, लिटर्स निम्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि आपका इंटीजर हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट हो सकता है, कैरेक्टर कांस्टेंट हो सकता है, और स्ट्रिंग कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। नेक्स्ट है व्हाट इज ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज आइडेंटिफाइबल एंटिटी विद सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। ऑब्जेक्ट एक आइडेंटिफाइबल एंटिटी होता है, आइडेंटिफाई करने लायक एक चीज होता है जिसका अपना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और अपना कुछ बिहेवियर होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज क्लास, क्लास रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है हमारा क्लास, ठीक है, दैट शेयर कॉमन प्रॉपर्टीज बिहेवियर एंड रिलेशनशिप। और ये जितने भी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट अपने कॉमन प्रॉपर्टीज, बिहेवियर और रिलेशनशिप को बताते हैं। अगला है व्हाट इज इनहेरिटेंस, ठीक है, इनहेरिटेंस इज द कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास ऑफ थिंग टू इनहेरिट कैपेबिलिटीज और प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास। यानी किसी एक क्लास से आप
कुछ प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करते हैं, यानी किसी एक क्लास का प्रॉपर्टीज को लेते हैं और लेकर के एक दूसरा क्लास बनता है, इस कैपेबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कैपेबिलिटी को हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं। अगला है व्हाट इज बेस एंड सब क्लास। कहता है द क्लास हुज प्रॉपर्टीज आर इनहेरिटेड इज कॉल्ड बेस क्लास। ठीक है, जिस क्लास से प्रॉपर्टीज लिया गया उसको हम लोग बेस क्लास बोलते हैं, सुपर क्लास बोलते हैं। एंड द क्लास दैट इनहेरिट, और जो क्लास प्रॉपर्टीज लेता है, लेने वाले को, उस क्लास को हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्लास या सब क्लास बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। पॉलीमॉर्फिज्म इज द एबिलिटी फॉर मैसेज और डेटा टू बी प्रोसेस्ड इन मोर देन वन फॉर्म। पॉलीमॉर्फिज्म वो एबिलिटी होता है, ठीक है, फॉर अ मैसेज और डेटा, डेटा या मैसेज के लिए, जिसमें हम किसी एक चीज को ना, किसी एक चीज को अलग अलग रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो मैसेज और डेटा टू बी प्रोसेस्ड इन मोर देन वन फॉर्म। Polymorphism is a property by which the same message can be sent to object of several different classes. तो यहाँ पर इसका एक अच्छा डेफिनेशन मैंने जो आपको पढ़ाया हुआ है थ्योरी क्लासेस में, वहां पर जाकर के वहां से भी आप पॉलीमॉर्फिज्म का डेफिनेशन लिख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म हो गया कि एक एबिलिटी जिसमें एक से ज्यादा काम करने का क्षमता हो। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बोले, ऐसे समझ लीजिए, जैसे हम लोग को दो नंबर को जोड़ना है, जैसे हम लोग बोले 2 + 7, तो कितना हो गया, ये 9 हो गया। तो यहाँ पर प्लस क्या कर रहा है, अर्थमेटिक एडिशन कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग बोले कि राज है जोड़ कुमार है, ठीक है, अभी तो डिफरेंट डेटा है, ठीक है, डिफरेंट डेटा है, ये स्ट्रिंग है, तो ये जोड़ करके क्या करेगा, राजकुमार कर देगा। आप गौर कीजिएगा, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, लेकिन प्लस डिफरेंट बिहेवियर को शो करता है। तो इसी प्रॉपर्टीज को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं कि डिफरेंट टाइम में, है ना, डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डेटा के आधार पर डिफरेंट बिहेवियर को शो करे, इसको हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज ओओपी, है ना। तो ओओपी इज एन अप्रोच फॉर राइटिंग सॉफ्टवेयर इन विच डेटा एंड बिहेवियर आर पैक्ड टुगेदर एज क्लासेस whose instance is object। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर लिखने के लिए, यानी सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए एक अप्रोच होता है जिसमें डेटा और उसके बिहेवियर को, यानी फंक्शन को हम लोग इनकैप्सुलेट करते हैं, और इनकैप्सुलेट करके जो चीज बनता है उसको हम लोग क्लासेस कहते हैं। और क्लास का जो इंस्टांस होता है वो क्या होता है, वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए, मेरे सारे पॉइंट्स मैं रिवीजन के तौर पे पढ़ा रहा हूँ, तो ये मैं इस ध्यान में ये मान के चल रहा हूँ कि स्टूडेंट्स जो है C++ थोड़ा पढ़े हुए हैं, ठीक है, और उनको एक रिवीजन चाहिए, तो इस रिवीजन के तौर पर ये मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है व्हाट इज डेटा हेडिंग। डेटा हेडिंग इज अ रिलेटेड कॉन्सेप्ट टू डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा हेडिंग का संबंध जो है वो डेटा एब्स्ट्रैक्शन से है। अन इसेंशियल फीचर्स और बैकग्राउंड डिटेल्स आर हिडन फ्रॉम द वर्ल्ड। जो भी गैर जरूरी चीजें हैं, जो भी बैकग्राउंड डिटेल है, उसको बाहरी दुनिया से छुपा करके रखना, दैट इज कॉल्ड डेटा हेडिंग। नेक्स्ट है व्हाट इज डेटा इनकैप्सुलेशन। तो डेटा इनकैप्सुलेशन इज द रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड एसोसिएटेड फंक्शंस इनटू वन सिंगल यूनिट। ठीक है, एक सिंगल यूनिट में डेटा और फंक्शंस को आपस में ग्रुप करना, ये प्रोसेस डेटा इनकैप्सुलेशन कहलाता है। वाइल इम्प्लीमेंटिंग एब्स्ट्रैक्शन एट द सेम टाइम। और डेटा इनकैप्सुलेशन से ही डेटा एब्स्ट्रैक्शन इम्प्लीमेंट होता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स। ये ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन है, ये मैंने भी थोड़ी देर पहले बता दिया है, इसके लिए आगे स्किप कीजिए। इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। आगे चलिए, बेस क्लास क्या होता है, तो बेस क्लास भी हम लोगों ने देख लिया है ना, इसलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट है ओवरलोडेड फंक्शन। ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग चैप्टर से है ना। अ फंक्शन नेम हैविंग सेवरल डिफरेंसेस दैट आर डिफरेंशिएबल बाय द नंबर और टाइप्स ऑफ देयर आर्गुमेंट इज कॉल्ड एन ओवरलोडेड फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जिसके बहुत सारे डेफिनेशंस हो सकते हैं, फंक्शन जिसके बहुत सारे डेफिनेशंस हो सकते हैं, लेकिन सभी फंक्शंस में अंतर इस आधार पर पाया जाएगा कि उसमें जो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हैं या जो टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट है वो अलग अलग हों, जिसको हम लोग फंक्शन का सिग्नेचर बोलते हैं। ठीक है, तो सेम नाम के बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं। सभी फंक्शन में अंतर इस आधार पे होगा, नाम तो सेम होगा, अंतर बस ये आधार इस आधार पे होगा कि उसमें जो आर्गुमेंट पास कराया जाएगा उसका संख्या अलग हो सकता है और उसका टाइप्स अलग हो सकता है। नेक्स्ट है व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग। कहता है द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ओवरलोडेड फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। वो प्रोसेस जिसमें आप ओवरलोडेड फंक्शन क्रिएट करते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन हम लोग पढ़ भी लिए, चलिए फिर से देख लेते हैं। एन एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोग्रामिंग सेंस is a named collection of attributes and behavior relevant to modeling। एब्स्ट्रैक्शन को जो है ना, आप लोग इस चीज को छोड़ दीजिए, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पहले अभी कुछ देर पहले आपको बता दिया है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, ये इधर आपका इंपॉर्टेंट नहीं है।
हाँ, यहाँ तो ये भी मैंने बता ही दिया। डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल एंड एक्सप्लेनेशन। आगे है डिराइव्ड क्लास के बारे में। डिराइव्ड क्लास इज द क्लास विच इनहेरिट फ्रॉम अदर क्लासेस। डिराइव क्लास वो क्लास होता है जो किसी दूसरे क्लास से प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है। इट इज आल्सो नॉन एज सब क्लास, इसको सब क्लास भी बोलते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, देखिए पॉलीमॉर्फिज्म सेम चीज है अभी जो मैंने बताया था ना, इसलिए इसको भी छोड़िए, आगे चलिए। क्लास एंड ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ और बात। स्टैटिक मेंबर फंक्शन कहता है इट इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास विच कैन एक्सेस ओनली द स्टैटिक मेंबर ऑफ क्लास। ये कहता है कि इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी एक बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। ये स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है जो कि स्टैटिक मेंबर को ही एक्सेस कर सकता है। ध्यान से सुनिएगा, स्टैटिक मेंबर फंक्शन केवल स्टैटिक मेंबर को एक्सेस कर सकता है। अगला है क्लास क्या है। अ क्लास इज अ वे टू बाइंड द डेटा। बाइंड द डेटा इज डिस्क्राइबिंग एन एंटिटी एंड इट्स एसोसिएटेड फंक्शंस टुगेदर। सीधे शब्द में ये लिखिएगा, क्लास एक तरीका होता है जिसके जरिए डाटा और उससे संबंधित फंक्शंस को आप एक साथ जो है बाइंड करते हैं। इन सी प्लस प्लस अ क्लास मेक अ डेटा टाइप, ठीक है। क्लास के द्वारा आप एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाते हैं, दैट इज यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस टाइप। और क्लास बना करके आप उसके क्लास के टाइप का ना, क्लास के टाइप का क्या बनाते हैं, क्लास के टाइप का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। व्हाट इज इनलाइन फंक्शन, इससे संबंधित सवाल भी एक बार एग्जाम में आ चुका है। एन इनलाइन फंक्शन इज द वन हुज डेफिनेशन स्टार्ट विथ कीवर्ड इनलाइन। इनलाइन फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसका डेफिनेशन ही शुरू होता है इनलाइन कीवर्ड के साथ, ठीक है। द इनलाइन फंक्शन आर नॉट कॉल्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। इनलाइन फंक्शन जो है नॉट कॉल्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के दौरान ये इसको आप जो है कॉल नहीं करते हैं। रेदर देन द कंपाइलर रिप्लेसेस द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट विद द फंक्शन कोड इटसेल्फ पीरियड टू कंपाइलेशन एंड देन एंड कंपाइल्स द इंटायर कोड। देखिए यहाँ पर क्या होता है ना कि यहाँ पर इनलाइन फंक्शन में जो भी काम होता है वो कंपाइल टाइम में ही हो जाता है, ठीक है। फंक्शन का जो डेफिनेशन होता है ना वो रिप्लेस हो जाता है किसके द्वारा, फंक्शन जहां कॉल करा रहे हैं उसके द्वारा, ठीक है। दस इनलाइन फंक्शन आर नॉट कॉल्ड एज अदर नॉर्मल फंक्शन आर कॉल्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। कह रहा है कि इनलाइन फंक्शन को आप आम फंक्शन की तरह वैसे नहीं कॉल करा सकते हैं जैसे आप अन्य फंक्शन को कॉल कराते थे रन टाइम में, ठीक है। व्हाट इज फ्रेंड फंक्शन, अच्छा इनलाइन फंक्शन के बारे में और कुछ जाना है तो इसी चैनल पर क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन दिया हुआ है 2022 का सॉल्यूशन में इनलाइन फंक्शन के बारे में बहुत डिटेल से बताया गया है। फ्रेंड फंक्शन, अ फ्रेंड फंक्शन इज ए नॉन मेंबर फंक्शन, ठीक है। फ्रेंड फंक्शन एक नॉन मेंबर फंक्शन होता है दैट इज ग्रांटेड एक्सेस टू क्लास प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर, जिसको कि इस चीज का परमिशन मिलता है कि वो किसी क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर सके। फ्रेंड फंक्शन एक नॉन मेंबर फंक्शन होता है जो कि क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड क्लास क्या होता है। फ्रेंड क्लास इज अ क्लास हुज मेंबर फंक्शन कैन एक्सेस अनदर क्लास प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर। फ्रेंड क्लास जो है ना एक ऐसा क्लास होता है जिसके जो मेंबर फंक्शन होते हैं, फ्रेंड क्लास के जो मेंबर फंक्शन होते हैं वो किसी अन्य क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट है व्हाट इज स्टैटिक डेटा मेंबर। अभी हमने स्टैटिक मेंबर फंक्शन पढ़ा था, अब हम लोग पढ़ा स्टैटिक डेटा मेंबर। इसके बारे में कहा जा रहा है कि इट इज ए डेटा मेंबर ऑफ अ क्लास हुज ओनली वन कॉपी इज मेंटेन्ड फॉर द एंटायर क्लास विच इज शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, ठीक है। स्टैटिक मेंबर फंक्शन के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना करके डाला हुआ है, वहां जाकर देख सकते हैं, लेकिन चलिए बता देते हैं। स्टैटिक डेटा मेंबर एक ऐसा डेटा मेंबर होता है क्लास के अंदर जिसका एक ही कॉपी बनता है, जिसको कि उस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो आपस में शेयर कर लेते हैं, ठीक है। अन्य एक साधारण डेटा मेंबर का बहुत सारा कॉपी बनता है, जितना ऑब्जेक्ट बनता है उतना कॉपी बनता है वेरिएबल का, लेकिन स्टैटिक डेटा मेंबर एक ऐसा डेटा मेंबर है, एक ऐसा वेरिएबल है जिसका केवल एक ही कॉपी रहेगा, भले ही उस क्लास के अंदर जितने भी कितने भी ऑब्जेक्ट बन जाए। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के बारे में इट इज अ मेंबर फंक्शन हैविंग द सेम नेम एज इट्स क्लास एंड विच इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास टाइप विथ अ लीगल इनिशियल वैल्यू। कंस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शन होता है जिसका वही नाम होता है जो कि क्लास का नाम होता है, और ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है विथ इनिशियल लीगल वैल्यू के साथ। अगला है व्हाट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन का एक प्रकार है। अ कंस्ट्रक्टर दैट एक्सेप्ट नो पैरामीटर इज नॉन एज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ऐसा कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो पैरामीटर ना लेता हो उसको हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। अगला है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अ कंस्ट्रक्टर दैट रिसीव्स आर्गुमेंट और पैरामीटर इज कॉल्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ऐसा कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो कि आर्गुमेंट या पैरामीटर लेता हो, जो लेता हो उसको पैरामीटराइज बोलते हैं, जो ना लेता हो उसको डिफॉल्ट बोलते हैं। अगला है कॉपी कंस्ट्रक्टर। अ कंस्ट्रक्टर दैट इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट यूजिंग वैल्यू ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट पास टू इट्स एज पैरामीटर इज कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर कह रहा है एक ऐसा कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी होता है जो किसी अन्य ऑब्जेक्ट के वैल्यू से एक नए ऑब्जेक्ट का निर्माण करता हो, ठीक है।
मतलब हम लोग क्या करते हैं ना, ऑब्जेक्ट बनाते समय जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आर्गुमेंट में हम पास कराते हैं किसी अन्य ऑब्जेक्ट को। तो किसी अन्य ऑब्जेक्ट की मदद से, किसी अन्य ऑब्जेक्ट के वैल्यू की मदद से नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करे, वो जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है वो होता है आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर। Destructor function. A destructor is a member function having same name as that of its class preceded by tilde sign. डिस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम भी वही होता है जो कि आपके क्लास का नाम होता है, बस उसके आगे ये टिल्ड साइन लगा होता है। एंड विच इज यूज टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट, जिसका काम होता है ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना। दैट हैव बीन क्रिएटेड बाय कंस्ट्रक्टर, यानी जो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर की मदद से बनाया गया है। ऐसे तो सारा ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर की मदद से ही बनता है, तो कंस्ट्रक्टर की मदद से बनाए गए ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है मेरा डिस्ट्रक्टर फंक्शन। ठीक है। और कह रहा है इट गेट्स इन्वॉक्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट्स स्कोप इज ओवर। कह रहा है कि डिस्ट्रक्टर फंक्शन कब कॉल होता है, तो कह रहे हैं कि डिस्ट्रक्टर फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब भी ऑब्जेक्ट अपने स्कोप से बाहर जाने लगता है। नहीं, जब भी आपका प्रोग्राम, मतलब सिंपल भाषा समझ लीजिए कि जैसे ही आपका प्रोग्रामिंग होने लगता है तो आपका डिस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होता है। तो ये थे सी प्लस प्लस के इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स 2 मार्क्स लाइक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है। बेसिकली ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो पहले से इस चैनल पर पुराने समय से जुड़े हुए हैं और अपने सारा लेक्चर्स को देख चुके हैं। ठीक है। और जो नए बच्चे भी हैं वो भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।